हेलो बच्चों। बच्चों आपको आज पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ अ लेंथ। कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ मेज़र करते हैं। आपको बस पता होगा कि एक स्केल होता है और स्केल से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लेंथ को मेज़र कर सकते हैं ईजिली, बट ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको एक नट बोल्ट का आपने नाम सुना होगा, उसमें से मैं आपको एक नट दे देता हूँ जो ऐसे सर्कुलर फॉर्म में होता है, या आप कह लीजिए पानी की जो बोतल है, उस पानी की बोतल का जो कैप है ऊपर का, उस कैप को अगर आप उठाते हैं, जिसको आप ढक्कन बोलते हैं, उस ढक्कन का मतलब उस कैप का अगर आपको रेडियस पता करना हो, या उसका इंटरनल और आउट दोनों तरफ का, मतलब इंटरनल भी और अंदर से आप देखें मेज़र करें उसको, तो उसका रेडियस कितना है, और आउटर साइड से अगर आप मेज़र करते हैं तो आउटर साइड से उसका रेडियस कितना होता है। अगर इसको पता करना होगा तो क्या आप स्केल से मेज़र कर सकते हैं? नहीं, बहुत इसमें एरर आ सकता है। तो इसके लिए हमें और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने पड़ते हैं। तो इसीलिए हम पढ़ते हैं एक मेरा टॉपिक जो है अपना नया, मेज़रमेंट ऑफ अ लेंथ। तो देखो बच्चों, इसमें बात किस चीज़ की होगी। पहले तो कैसे हम मेजर कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को। पहला मेथड है हमारे पास डायरेक्ट मेथड एंड दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। तो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ मेजरिंग ऑफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। पहला है डायरेक्ट एंड सेकेंड वन इज द इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली मतलब फिजिकली उसको टच करके और मेजर कर लेते हैं तो वो डायरेक्ट मेथड में आता है। जैसे कि हम बात करें मीटर स्केल, जिसको आप रूलर बोलते हैं, उससे अगर आप मेजर करते हैं तो क्या उस ऑब्जेक्ट को आप टच करते हैं? यस। जैसे मान लो ये आपके पास कोई एक रॉड है, इस रॉड का लेंथ अगर मेजर करना है तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे? अपना एक स्केल रखेंगे और स्केल से आप मेजर करके बता देंगे कि इसकी लेंथ टोटल कितनी है। ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें, एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स। तो बच्चों वर्नियर कैलिपर्स अभी आगे हम लेक्चर्स में बताएंगे कैसे यूज किया जाता है और होता क्या है ये, बट इतना अभी समझ लो, इससे भी हम मेजर कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के लेंथ को। जैसे मैंने अभी आपको डायमीटर बताया था, इंटरनल आउटर, इससे इजीली मेजर किया जा सकता है इस इंस्ट्रूमेंट से। इसी तरह स्क्रू गेज होता है बच्चों हमारे पास। स्क्रू गेज एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट होता है, आप देखे होंगे लैब में, अगर नहीं देखे हैं तो आपको ये इसका भी प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा। यहाँ पे स्क्रू गेज में ऐसे करके आपको दिखाई देगा एक इंस्ट्रूमेंट, जिससे आप वायर, जो पतला वायर अगर आपको दे दिया जाए तो उसका अगर डायमीटर अगर आपको बोला जाए कैसे फाइंड करेंगे, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं किससे? स्क्रू गेज की हेल्प से। ठीक है। स्पैरोमीटर भी सेम यही काम करता है। वो भी क्या करेगा? डायमीटर, रेडियस, इन सारी चीज़ों को मेजर करेगा। जो बहुत पतले होंगे ऑब्जेक्ट, मतलब जो, जैसे मान लो मैं आपसे बोलता हूँ एक पतला सा वायर है, इसका रेडियस बताइए, तो इसका रेडियस बताएंगे। अगर रेडियस आपको पता होगा तभी तो आप वायर का रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो वायर का लेंथ अगर आपको पता है बट डायमीटर आपको इसका नहीं पता है, तो डायमीटर अगर आपको पता करना होगा तो किसका यूज कर सकते हैं आप? स्क्रू गेज का यूज कर सकते हैं या स्पैरोमीटर का। ठीक है। तो ऐसी ये इंस्ट्रूमेंट जिससे आप डायरेक्टली फिजिकली टच करके किसी ऑब्जेक्ट को उसके लेंथ या उसके डायमीटर, रेडियस को मेजर करते हैं, वो कहलाता है डायरेक्ट मेथड। बच्चों क्लियर है इतना डायरेक्ट मेथड? ठीक है। आइए अब बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड की। तो इनडायरेक्ट मेथड में हमारे पास भी दो टाइप्स के मेथड हैं बच्चों। पहला है हमारे पास कौन सा? ट्रायंगुलेशन मेथड। ट्रायंगुलेशन मेथड क्या होता है? जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में आपने देखा है ना कि आप बिना किसी ऑब्जेक्ट को टच किए हुए आप बता सकते थे, उस लेंथ को बिना मेजर किए हुए स्केल से या वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, इन किसी भी चीज़ का यूज किए बिना भी आप बड़ी से बड़ी जो मीनार होती थी या टावर होते थे, या आप कह लीजिए बिल्डिंग होती थी, या क्या कहते पहाड़ होते थे, उन सारी चीज़ों को आप इजीली उनकी हाइट को मेज़र करके बता सकते थे। ऐसे मेथड को ट्रायंगुलेशन मेथड कहते हैं, जो कि आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखी है। तो देखिए क्या कहता है, डेफिनेशन में इसके आते हैं। बोल रहा है ट्रायंगुलेशन मेथड क्या यूज करता है? ट्रायंगुलेशन मेथड यूज द ज्योमेट्री ऑफ अ ट्रायंगल and is used measuring a large distance such as a height of a mountains, distance of a moon, planet and star from a earth etc. मतलब बहुत दूर दूर ऑब्जेक्ट जो हैं उनको अगर आपको मेजर करना होगा तो आप जाहिर सी बात है वहाँ पे तो पहुँच नहीं पाएंगे। तो वहाँ पे पहुँच नहीं पाएंगे तो उसको मेजर करने के लिए कोई ना कोई आपके पास मेथड होगा। जैसे आप किसी भी पहाड़ की ऊंचाई बताना है तो आप उसको मेजर करने के लिए कोई ना कोई आपके पास तरीका होगा।
होगा। तो ऐसे तरीकों को हम यहाँ पे क्या नाम दे दिए, ट्रायंगुलेशन मेथड। ठीक है बच्चों, तो देखो फिर बोल रहा है द हाइट ऑफ अ डिस्टेंस बट एन एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट लाइक अ BC कैन बी डिटरमाइंड बाय द मेजरिंग द एंगल थीटा एंड सबटेंडेड एट अ ए। ये नीचे फिगर में समझ में आएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, देखो जैसे मान लो हमारे पास ये फिगर है, ध्यान देना ये फिगर है हमारे पास। इस फिगर में ये है B, ये है C, ये है A हमारे पास। ठीक है, तो BAC जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे इसकी हाइट हो गई, मान लो यहाँ पे ये हमारे पास कोई माउंटेन था जिसकी हाइट h है। ठीक, और यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट से मेरा जो डिस्टेंस है, ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँ A पॉइंट पे। बच्चों कहाँ पे मैं खड़ा हूँ, तो A पॉइंट पे। इस A पॉइंट पे इस ए पॉइंट से लेके इस ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई एक डिस्टेंस होगा। इस डिस्टेंस को हम क्या मान लें, x मान लेते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कोई कि ये हाइट अब कितनी होगी, तो आप देखो ध्यान से, क्या आपको हाइपोटेनस पता है, ये हाइपोटेनस हो गया। क्या आपको बेस पता है, यस आपको बेस पता है। तो हाइपोटेनस एंड बेस दोनों आपको पता चल गया। तो केवल एंगल बस आपको पता होता कि ये जो एंगल ए है वो कितना सबटेंड कर रहा है। तो बच्चों एंगल ए मतलब यहाँ पे जो ए पॉइंट था वो कितना एंगल सबटेंड किया है, अगर वो पता होगा तो आप इजिली निकाल सकते हैं। तो वही बोल रहा है, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप एट अ ए इज इक्वल टू थीटा। अगर थीटा है, द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एक्स। यहाँ से फुट से उसके डिस्टेंस कितना है, x, जो कि ऑलरेडी हमने पहले मान लिया है। ठीक है, तब हम कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं नीचे। तो बोल रहा है कि नाउ फ्रॉम अ फिगर tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बच्चों ये tan थीटा ये गलत हो गया है, इसको ऐसे लिख लेना h अपॉन x। tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h अपॉन x हो जाएगा। तो h ही तो आपको निकालना था, वैल्यू किसकी निकालनी थी, h की। तो इस h की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो क्या ये x इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन h की वैल्यू क्या हो जाएगी, x tan थीटा। क्या यही आएगी वैल्यू हमारे पास h की, देन h इज इक्वल टू आ गया हमारे पास कितना, x tan थीटा। यही वैल्यू आ गई, ये हमें हाइट इजीली पता चल गया। तो क्या क्या बस पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए था उसका ऑब्जेक्ट का हमसे कितना डिस्टेंस है और हमसे वो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, थीटा। अगर ये पता होता तो हम इजीली निकाल सकते, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं, जिसको आप ट्रायंगुलेशन मेथड ट्रिग्नोमेट्री में बोलते थे, हाइट एंड डिस्टेंस। क्लियर है इतना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकेंड मेथड है हमारे पास पैरेलैक्स मेथड। बच्चों पैरेलैक्स मेथड क्या होता है, आइए देखते हैं। नाम है इसका पैरेलैक्स। ठीक है, बोल रहा है पैरेलैक्स इज द, ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट करके आपको दिखा रहा हूँ कि ये बोल क्या रहा है। पैरेलैक्स इज द डिस्प्लेसमेंट आर चेंज इन अ अपीरेंट पोजीशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट व्हेन व्यू फ्रॉम अ टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ अ व्यू। इतना बस देखो, एक बार फिर से रीड करते हैं। बोल रहा है क्या, पैरेलैक्स क्या है हमारे पास, फिर से मैं रीड कर रहा हूँ इसको। पैरेलैक्स is the displacement or a change in a apparent position of a object when a view from a two different point of a view। ठीक है, अभी देखते हैं एग्जाम्पल से इजिली समझ में आ जाएगा। फिर बोल रहा है द टू पॉइंट ऑफ अ व्यू हैव देयर ऑन लाइन ऑफ अ साइड एंड पैरेलैक्स इन मेजर एज अ हाफ द एंगल बिटवीन द टू लाइन ऑफ अ साइड। ठीक है, नीचे तक देख लीजिएगा। बोल रहा है the two point of a view have their own line of a side and parallax is measured as half the angle between the two line of a side। ये भी नहीं समझ में आया होगा, बट अभी आप जब एग्जाम्पल देखेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा फिगर से। ठीक है बच्चों, चलो पैरेलैक्स इज अ अपरेंट शिफ्ट। दूसरे डिफिनीशन में बोल रहा है पैरेलैक्स एक अपरेंट शिफ्ट है इन अ पोजीशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पोजीशन में विद रिस्पेक्ट टू द अनदर व्हेन वी शिफ्ट आवर आईज साइड वाइज। अगर हम अपने आइज को साइड वाइज शिफ्ट करते हैं तो उसके पोजीशन में जो शिफ्ट मतलब चेंज आता है उसको हम यहाँ पे पैरेलैक्स कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, तो पहला एग्जाम्पल देखिए बच्चों। बोल रहा है टू अंडरस्टैंड द पैरेलैक्स। अगर आपको पैरेलैक्स को समझना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, एक पेन लेना है जिसको ओ पॉइंट पे क्या कर देना है, रख देना है। मैं यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ, ये मैंने एक पेन लिया, इस पे पेन को पॉइंट ओ पे मैंने क्या कर दिया, रख दिया। ठीक है, एट अ डिस्टेंस एस फ्रॉम द आईज लुक एट द पेन फर्स्ट बाय द लेफ्ट आईज एंड एल, यहाँ बोल रहा है लेफ्ट आई एल एंड देन बाय राइट आई आर। ठीक है,
अब देखो इस पेन को यहाँ आपकी दो आंखें हैं ना बच्चों, तो यहाँ पे एक आपकी जो आंख है और दूसरी आंख यहाँ पे है, ठीक है। तो इन दोनों आंखों से अगर आप इसको देखना चाह रहे हैं पेन को, तब अगर एक ही साथ देखेंगे तब तो इस ओ पॉइंट का पोजीशन एकदम फिक्स दिखाई देगा, एक ही पॉइंट पे यहाँ पे दिखाई देगा। बट अगर आप मान लीजिए एक समय के लिए इस आंख को बंद कर लेते हैं और इस पेन ओ को देखते हैं, किस पेन को, ओ वाले पेन को देखते हैं, तो कौन सी आई आप देख रहे हैं यूज कर रहे हैं, लेफ्ट आई से। तो लेफ्ट आई से जब देखेंगे तो इसका पोजीशन कुछ और दिखाई देगा, और जैसे ही आप क्या करेंगे, इस एल वाले को आप फिर से बंद कर लेंगे और आर वाले को ओपन कर लेते हैं। अब आप एल वाले को बंद कर लिए और आर वाले को ओपन कर लिए, तो क्या इसका पोजीशन शिफ्ट दिखाई दे रहा है आपको पिछले पोजीशन से? ऐसा एक्सपेरिमेंट आप करके देखिए, तब समझ में आ जाएगा। इसी को बोला गया है पैरेलैक्स। समझ में आ गया? यही है पैरेलैक्स। इस पेन का पोजीशन शिफ्ट हो रहा है अपनी जगह पे, यहाँ से यहाँ तक में, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, पैरेलैक्स बोल रहे हैं। क्लियर है इतना? ठीक है। अगर ये भी नहीं समझ में आया तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो यहाँ पे पूरा डिफिनीशन यहाँ पे पढ़ लिया था हमने। बाय राइट आई बाय द पोजीशन एंड पेन अपेयर टू चेंज विद द रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड, दिस इज कॉल्ड द पैरेलैक्स। ठीक है, मतलब वो अपने पोजीशन से पेन क्या कर रहा था, मतलब अपना जो इनिशियल पोजीशन था उसके हिसाब से, अपने बैकग्राउंड के हिसाब से ये अपने पोजीशन को बार बार चेंज कर रहा था, इसीलिए हम इस मेथड को क्या बोल दिए हैं, पैरेलैक्स बोल दिए हैं। दूसरा एग्जांपल ये बोल रहा है बच्चों कि व्हेन यू ट्रैवलिंग इन अ व्हीकल एंड यू लुक अराउंड यू आर मूविंग। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगर आप किसी गाड़ी में बैठ के घूम रहे हो तो आप देखेंगे कि आपके चारों तरफ जो चीज़ें हैं वो चलती हुई दिखाई देती हैं। ये होता है ऐसा, या पीछे छूटते हुए दिखाई देता है। बट कभी आपने ये ऑब्जर्व किया है, यू विल सी दैट द ऑब्जेक्ट इन अ डिस्टेंस अपीयर टू मूव मोर स्लोली देन द ऑब्जेक्ट क्लोजर टू यू। मतलब जो चीज़ें आपके जस्ट पास होती हैं, मीन्स अगर आप ये व्हीकल में बैठे हुए हैं, इस व्हीकल से अगर आप कहीं जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हैं और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, क्या दोनों अपने आप एक ही स्पीड से अपने पोजीशन को चेंज करते हैं? नहीं बच्चों, जो आपके पास होगा, मतलब ये देखो आपके पास है तो ये वाला पोजीशन बहुत जल्दी चेंज करेगा इन कंपेयर टू दिस ऑब्जेक्ट। इसीलिए बोल रहा है यहाँ पे कि इसको ही पैरेलैक्स बोला जा रहा है, कि एक ही लाइन में लाई करने वाले दो ऑब्जेक्ट जो हैं वो अपने पोजीशन को शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए इस मेथड को हम क्या बोल दिए, पैरेलैक्स मेथड बोल दिए। क्लियर है इतना? तो देखो फिर वही चीज़ बोल रहा है यहाँ पे कि देन ऑब्जेक्ट इन अ डिस्टेंस अपेयर टू मूव मोर स्लोली देन ऑब्जेक्ट्स क्लोजर टू यू. This is the effect of a parallax. And nearby object when have a large parallax than the distant object, so parallax can be used to determine the distance. अगर नियर बाई ऑब्जेक्ट का पैरेलैक्स बहुत ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, देन द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से, तो पैरेलैक्स कैन बी यूज, तो हम पैरेलैक्स का यूज करके डिटरमाइन कर सकते हैं उसका डिस्टेंस कि वो कितने डिस्टेंस पे है। अब देखो पास वाले ऑब्जेक्ट का जो पैरेलैक्स है ना वो बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा होगा तभी आप ये डिस्टेंस दूर वाले ऑब्जेक्ट का बता सकते हैं कि वो कितनी डिस्टेंस पे है हमसे। कैसे डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो आगे देखते हैं बच्चों। अभी इतना पैरेलैक्स तो समझ में आ गया होगा, आई होप। अगर पैरेलैक्स अभी तक भी नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो को रिवाइंड करिए और पीछे जाके देखिए, मेरी बातों को सुनिए ध्यान से और एक एक लाइन पढ़िए खुद से, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई इतना टफ नहीं है ये। ठीक है, बोल रहा है देखो पैरेलैक्स क्या है। The phenomena of a parallax when combined with the triangulation will yield the location of an object with a considerable accuracy. Astronomers regularly use the parallax method to measure the distance of a closer star. मतलब जो भी इसको यूज़ किया जाएगा, मतलब एक एक्यूरेसी बताने के लिए कि कितने डिस्टेंस पे है, उसका यूज हम करके बहुत जो ऑब्जेक्ट हमारे दूर दूर पे बैठे हुए हैं, मतलब किसी प्लेनेट का अर्थ से कितना डिस्टेंस है, उसको मेजर करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इससे मेजर कैसे किया जाता है। तो डिस्टेंस मेजर बाय अ पैरेलैक्स मेथड। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक फिर से देख लें बच्चों, क्या है हमारे पास, डिस्टेंस मेजर बाय अ पैरेलैक्स मेथड। ठीक है, तो आओ देखते हैं डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं। टू मेजर अ डिस्टेंस एस ऑफ अ मून आर
यहाँ पे एक एक लाइन पढ़िए। टू मेजर अ डिस्टेंस एस ऑफ द मून और फार अवे प्लेनेट पी we observe it simultaneously from a two different position A and B on a earth and separated by a large distance B where selected distance star S dash whose position and direction can be taken approximately same from A and B shown in a figure। ये सारी चीज़ें फिगर में दी गई हैं, कोई घबराने की बात नहीं कि अरे ये क्या लिख दिया गया है। तो फिगर में जो है उसी को यहाँ पे मैं एक्सप्लेन किया हूँ, अगर आप नहीं भी एक्सप्लेन करते हैं तो चलेगा, बस फिगर याद रखिए। फिगर में देखो बच्चों क्या कह रहा है कि हमारे पास एक प्लेनेट है, ध्यान से देखना इस फिगर को। फिगर में एक हमारे पास प्लेनेट है, मैं पूरा फिगर इसमें आ नहीं रहा है, इस स्लाइड में हम आपको दिखा दे रहे हैं, बस इतना समझ जाइए, आप इतने से समझ में आ जाएगा। हाँ, ये देखो हमारे पास ये जो है ना, ये अर्थ है बच्चों, क्या है, ये अर्थ है। अर्थ के सरफेस से एक कोई प्लेनेट है यहाँ पे P, इसका हमें डिस्टेंस मेजर करना है बच्चों। तो इसके डिस्टेंस को मेजर करने के लिए वही जो चीज़ें ऊपर लिखी गई थी उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको क्या करना पड़ेगा, अर्थ पे 2 पॉइंट कंसीडर करने पड़ेंगे A एंड B, जो कि मैंने कंसीडर कर लिया। अब इस P पॉइंट से इसका एक डिस्टेंस ये और ये डिस्टेंस दोनों सेम होगा, और यहाँ पे ये डिस्टेंस ही हमें पता करना है जिसको हम बोल रहे हैं S। इस S को निकालना है, ठीक है। तो अब हमें और क्या करना पड़ेगा, तो देखो जैसे ही हम ऐसा ड्रॉ किए तो हमें 2 एंगल मिल गए। यहाँ पे इसके बीच में एक मीडियन हमने ड्रॉ कर दिया, मतलब एक बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी जो एकदम बीच में बराबर बाइसेक्ट कर रहे थे इस एंगल को। तो एक एंगल मिल गया φ1 और एक एंगल मिल गया φ2। क्लियर है इतना, एक मिल गया φ1 और एक मिल गया φ2। अब यहाँ से देखो जो A और B पॉइंट तुमने माना था, वहाँ से कोई एक जस्ट उसके ऊपर स्ट्रेट लाइन या बोल सकते हैं परपेंडिकुलर 2 स्टार कंसीडर कर लेंगे। एक को S डैश बोल दिया, दूसरे को भी S डैश बोल दिया, दोनों सेम लाइन में लाई करने चाहिए। मतलब मान लो यहाँ पे जैसे मून है तो मून के इधर और इधर 2 हमारे पास क्या होंगे, स्टार होंगे, उस दोनों पॉइंट के परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो दोनों पॉइंट के परपेंडिकुलर हमने क्या मान लिया है, एक स्टार मान लिया है, एक यहाँ पे मान लिया है और एक यहाँ पे मान लिया है, ठीक है, कंसीडर कर लिया। इसके बाद से अब हमें क्या करना है, अब हम देखेंगे कि अगर ये एंगल है हमारे पास φ1 तो ये भी एंगल φ1 होगा, अगर ये एंगल है φ2 तो ये एंगल φ2 होगा। तो कौन सा एंगल पहले आपको पता चलेगा बच्चों, ये एंगल आपको पता रहेगा, φ2 और ये φ1। तो अगर ये φ1 है तो अंदर वाला एंगल क्या हो जाएगा, अपने आप φ1 हो जाएगा। किससे, कौन से प्रॉपर्टी लगेगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल, तो ये एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर है इतना। सिमिलरली अगर हम बात करें, अब यहाँ पे ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है बच्चों, तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, अगर एंगल इक्वल हो गए तो बस अब आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों A और B पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है ना बच्चों, उसको क्या मान लिया गया है, B मान लिया गया है, स्मॉल b, ठीक है। चलिए, तो अब आपको देखो ध्यान से, ये एंगल आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ये थीटा है। थीटा की वैल्यू कितनी है, तो φ1 है और प्लस कितना है, φ2 है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये थीटा निकालना है तो थीटा कैसे निकालेंगे, आपको पता है ना बच्चों, थीटा क्या होता है, थीटा क्या होता है, लेंथ, आर्क का जो लेंथ होता है अपॉन रेडियस, क्या यही होता है। तो आर्क का लेंथ कितना है आपके पास, ध्यान से देख के बताइए। आर्क का लेंथ है आपके पास b, क्या यही है आर्क का लेंथ, नीचे देख लो भाई, ये क्या लाइन है, b है, यही तो b था हमारे पास। तो आर्क का लेंथ है हमारे पास क्या, b, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास, रेडियस। तो रेडियस क्या है हमारे पास, s, क्या ये रेडियस है हमारे पास, तो ये डिस्टेंस कितना है, s, तो b अपॉन s। क्या यहाँ से हम s निकाल सकते हैं, थीटा क्या होगा, थीटा होगा φ1 प्लस φ2। क्लियर है इतना, बस हो गया। यहाँ से s निकालते हैं अगर, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b इंटू थीटा। इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, डिस्टेंस पता चल जाएगा कि कितना डिस्टेंस है इस P प्लैनेट का, कहाँ से, अर्थ के सरफेस से। क्लियर है इतना। वही चीज़ नीचे किया गया है जो यहाँ पे मैंने करके दिखाया है। एक बार इसको देख लीजिए, फिर मैं नीचे चलता हूँ। देखो,
पहले ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ था, बी अपॉन एस हुआ था। तो यहाँ से सॉरी ऊपर मैंने कुछ एक चीज़ गलत कर दिया ना, सॉरी। ऊपर मैंने आपको बताया था थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ था, बी अपॉन एस हुआ था। तो यहाँ से हमें एस निकालना था ना बच्चों, तो एस की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन थीटा हो जाएगा, जो कि मैंने बी इंटू थीटा कर दिया था, उसको कट कर लीजिएगा, ये सही कर लीजिएगा। बी अपॉन क्या हो रहा है यहाँ पे, थीटा हो गया। क्लियर है इतना। तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकालनी है। थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो थीटा की वैल्यू है हमारे पास φ1 प्लस φ2। क्लियर है इतना, इसको नोट कर लीजिए। ये हमारे पास मेथड है पैरेलैक्स मेथड, जिससे हम डिस्टेंस किसी का भी इजीली मेजर कर सकते हैं। बस पता क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वो दो पॉइंट जो ए और बी थे, जो अर्थ पे आपने माने थे कि वो कहाँ पे हैं, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, और आपको पता होना चाहिए φ1 और φ2 की वैल्यू। अगर आपके पास φ1 और φ2 की वैल्यू है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, और ये डिस्टेंस आपको पता है, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, s की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है इतना। चलिए नीचे आइए, फिर देखिए क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द बेसिस। अच्छा ये क्या है भाई, बेसिस। बेसिस किसको कहते हैं, तो हमारे पास देखो ये 2 पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन थे, ए और बी। यहीं से तो तुमने ऑब्जर्व किया था उस पॉइंट को, मतलब प्लेनेट पी को। तो इस दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस बी को क्या बोला जाता है, बेसिस बोला जाता है। क्लियर है, क्या बोला जाएगा, बेसिस। ओके फिर एक चीज और है यहाँ पे, क्या, द एंगल थीटा, सॉरी यहाँ पे थीटा है, ये थीटा, द एंगल थीटा इज कॉल्ड द पैरेलैक्स एंगल और पैरेलैटिक एंगल। जो यहाँ पे एंगल बन रहा है ना बच्चों, φ1 प्लस φ2, इन दोनों का सम ही तो क्या था हमारे पास, थीटा, जिसकी वैल्यू क्या थी, φ1 प्लस φ2। इसको क्या बोला जाता है, पैरेलैटिक एंगल। ठीक है, इसको बोला जाता है पैरेलैटिक एंगल। क्लियर है इतना। चलिए नीचे फिर क्या बोल रहा है नेक्स्ट, टू मेजर अ फर्दर डिस्टेंस वी यूज अ अदर मेथड विच यू विल लर्न इन अ कमिंग क्लासेस। ठीक है, अगर हमें और भी डिस्टेंस क्या कर रहे हैं, ऐसे ही मेज़र करने होंगे, तो और भी बहुत सारे मेथड हैं हम जिसका यूज कर सकते हैं, जिसको हम इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो पहला मेथड है इसमें एक इंटेंसिटी मेथड। जैसे आप इंटेंसिटी देख के बता सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है। दूसरा है कैपर्निक्स मेथड, ये थोड़ा स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है, सही कर लीजिएगा। कैपर्निक्स आप ग्रेविटेशनल में आप पढ़ेंगे थोड़ा सा। ये एक हमारे पास साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था कैसे प्लेनेट का डिस्टेंस मेजर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रडार मेथड, जो कि थोड़ा बहुत आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि कैसे रडार और सोनार ये वर्क करते हैं। तो वही बोल रहा है रडार मेथड। दूसरा है लेज़र मेथड, तीसरा है सोनार मेथड। ऐसे करके बहुत सारे हमारे पास मेथड हैं जिससे हम मेजर कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट का। क्लियर है इतना। तो ये सारे मेथड आपको नहीं पढ़ने थे, पैरेलैक्स मेथड आपके लिए इंपॉर्टेंट था। इनको भी अगर आपको जानना है तो आपके बुक में, रेफरेंस बुक में छोटा छोटा टॉपिक में दिया गया होगा, पढ़ लीजिएगा। बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं आते, बट आपके नॉलेज के लिए जानना जरूरी है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा सारे कॉन्सेप्ट। एक बार इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, 2 बार देखिए, जहाँ पे भी अगर आपको लगता है कि दिक्कत है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और हाँ, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि s की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ रही है, b इंटू थीटा, उस पार्ट में b अपॉन कर लीजिएगा, बस ये वाली बात है। ठीक है, उसको कितना कर लीजिएगा, b अपॉन थीटा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।